Hello 9th grade students, welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology mentor और हम पढ़ रहे थे आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 5 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल. ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा होता है हम पहले तो वो देख लेते हैं. दो देयर शेप साइज एंड एक्टिविटीज़ वेरी. अब सेल का जो शेप है, साइज है और जो फंक्शंस वो करते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना. वेरी मतलब डिफरेंट होते हैं. सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते. सारे सेल्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, फंक्शन अलग होता है, शेप साइज सब अलग होता है. ऑल सेल्स हैव फॉलोइंग 3 मेजर फंक्शनल रीजन्स. ओके, अब सेल का भले ही शेप अलग हो, साइज अलग हो, उनके फंक्शन अलग हो, पर सेल में 3 मेजर फंक्शनल रीजन होते हैं. ऐसे 3 रीजन्स होते हैं, ऐसे 3 एरियाज होते हैं, 3 एरियाज होते हैं जो फंक्शनली इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हर सेल में होते हैं और वो इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो फंक्शन करते हैं. ठीक है, फंक्शनल रीजन होते हैं वो. जैसे कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है. जैसे कोई बोलता है ब्रेन इंपॉर्टेंट है, कोई बोलता है हार्ट इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीज़ें जो है ना इम्पॉर्टेंट ही हैं. हम ये नहीं बोल सकते कि हार्ट हटा दो तो हम क्या हमारी बॉडी फंक्शन करेंगे, ऐसा नहीं होगा. सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. वैसे ये सेल में भी कुछ ऐसे फंक्शनल रीजन है जो इम्पॉर्टेंट है और वो सेल में प्रेजेंट मिलेंगे ही मिलेंगे आपको. ओके, तो फर्स्ट कौन सा है, द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. इसमें कन्फ्यूजन होता है कुछ लोगों को, तो आज की बात आई होप नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है. उसके बाद आती है सेल वॉल. सेल वॉल आउटर कवरिंग होती है. उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद आता है हमारा सेल का स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म. ओके, फिर आता है द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस जो सेंटर पोर्शन होता है, बीच में रहता है न्यूक्लियस वो, और साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस को छोड़ के सेल के अंदर जो भी फ्लूइड कंटेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ओके, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं और ये हर सेल में मिलती हैं. भले ही सेल का साइज फंक्शन कुछ भी हो, पर ये तीनों चीज़ें सेल में कॉमन होती है. जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स है. अगर हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, जो मैमलियंस होते हैं, हम लोग अलग अलग होते हैं. जैसे इंसान अलग होते हैं, काउस अलग होते हैं और टाइगर अलग होते हैं. सबके क्या बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग होता है, पर सबके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कि सबके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. भले ही वो इतना डेवलप नहीं हो पर होता है सबके पास, है ना. तो वैसे ही सेल के पास, सारी सेल्स के पास ये सारी चीज़ें तीनों होती हैं. ओके, तो ये क्या बात करी हमने बात करी स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की. ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये प्रेजेंट रहती है. सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल्स आउटर लेयर होती है, उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन आता है साइटोप्लाज्म और सेल के अंदर हमें मिलता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, है ना. एंड न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है. न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म में भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है. अब आई होप आपको क्लियर होगा कि साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड पार्ट है एक्सेप्ट न्यूक्लियस सेल में, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म. ओके, अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट फंक्शनल रीजन की. वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब इनका नेचर एंड अकरेंस कैसा होता है वो देखते हैं. द सेल सरफेस मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल. इट इज प्रेजेंट इन सेल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, आउटर कवरिंग है. हर सेल की कौन सी आउटर कवरिंग है, ये है ना. ये जितने भी सेल है, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सबके सेल्स में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. ओके, तो अब बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग, थिन, डेलिकेट, इलास्टिक, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, लिविंग है ना, थिन है, पतली है, इलास्टिक है कि आप स्ट्रेच कर दो उसको तो वापस क्या अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं.
डेलिकेट होती हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब तो पता है कि ऐसी मेम्ब्रेन जिससे सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र हो सकता है, मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन का। अब ये सिलेक्टिवली का मतलब क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है, आप दो टर्म्स पढ़ोगे, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपोर्ट तो होती है, इसमें चीज़ें का जो है, सब्सटेंसेस का जो है वो ट्रांसफ़र तो होता है, बट ये डिसाइड करती है कौन सी चीज़ अंदर जानी चाहिए, कौन सी चीज़ बाहर आनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ों को अंदर नहीं भेजेगी और सारी चीज़ों को बाहर नहीं जाने देगी, इसलिए इसका मतलब क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये सिलेक्ट करके चीज़ों को अंदर बाहर करती है। और फ्रीली परमिएबल का मतलब होता है कि इनसे जिसको अंदर जाना है चले जाओ, जिसको बाहर आना है आ जाओ, गेट हमेशा खुला रहता है। ओके, ये मतलब होता है फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन का। और सिलेक्टिवली का मतलब कि तुम आ जाओ, बाकी सब जाओ, बाकी सबको एंट्री परमिशन नहीं अंदर आने की। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, In 1976, Singer and Nicholson suggested a model called fluid mosaic model. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल जो है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल मोस्टली एक्सेप्टेड है, ठीक है, सब जगह एक्सेप्टेड मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इनको किसने बताया था? प्लाज्मा, ये जो मोजाइक मॉडल है, इनके बारे में किसने बताया था? सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था इन 1976। ओके, अकॉर्डिंग टू देम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब इन्होंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? दो लेयर से बनी है। कितनी? दो लेयर से बनी है। आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कैसी है? फॉस्फोलिपिड्स की है। ये एक लेयर है, ये किसकी? फॉस्फोलिपिड की। एंड ये सेकेंड लेयर, ये कौन सी की है? ये दूसरी लेयर है। तो ये फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर, तो ये क्या हो गई? दो लेयर हो गई। क्या बाय लेयर हो गई? बाय मीन्स टू लेयर्स, है ना। तो ये टू लेयर्स हो गई किसकी? फॉस्फोरस और लिपिड्स की मिलके ये बनी है। अब इनका फंक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? एक और बात, ये इसमें क्या होता है? यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड्स का। ओके, तो ये जो है ये फॉस्फेट हेड होता है, जो सर्कल आपको दिख रहा है ये क्या होता है? ये फॉस्फेट हेड होता है। और ये जो आपको टेल ब्रांचेस दिख रही है ना, आपकी टेल दिख रही है आपको, या ब्रांचेस बोल लो, ये किसकी होती है? लिपिड्स की होती है। एंड व्हाट इज लिपिड्स? लिपिड्स इज फैटी एसिड। व्हाट इज लिपिड्स? लिपिड इज फैट, ठीक है। लिपिड क्या है? एक तरीके का फैट है। ओके, तो ये फैट और फॉस्फेट से मिलके क्या बनी है? फॉस्फोलिपिड बनी है। और ये फॉस्फोलिपिड कितनी लेयर्स में? बाय लेयर में। टू लेयर्स है इनकी, आप ये देख सकते हैं। एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, सेकेंड लेयर ये है। और ये क्या बनाती है? ये बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग है। ओके, तो ये हमारी बात हो गई किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब हम इनका पढ़ते हैं फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन द सेल। अब यहाँ पे क्या लिखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करता है, वो परमिट करता है, वो परमिशन देता है कुछ चीज़ों की, सम मटेरियल, ठीक है, किसकी? कुछ चीज़ों की, कि आप अंदर जा सकते हो और आप अंदर मतलब बाहर आ सकते हो, है ना। ये सब लोगों को, मतलब सारे मटेरियल, सारे सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करता, परमिशन नहीं करता कि आप अंदर जाओ या बाहर आओ। ओके, इसलिए जो अभी हमने बताया था कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल अंदर जाना चाहिए और कौन सा बाहर आना चाहिए। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन द सेल्स। अब सब्सटेंसेस कहाँ जाएंगे? अंदर सेल के, क्योंकि सेल के आउटर कवरिंग ही तो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो सेल में कौन सी चीज़ जानी चाहिए, कौन सी बाहर रहनी चाहिए और कौन सी बाहर आनी चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयरफॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी कारण से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो चीज़ों का ट्रांसफ़र हो जाए,
सब मटेरियल्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो हम बात करेंगे इसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में हम बात करेंगे। तो डिफ्यूजन क्या होता है? सब substances, molecules, ions such as carbon dioxide, oxygen, water, etc. can move across the plasma membrane through a process called diffusion. अब यहाँ पे किसकी बात करिए? गैस की बात करिए। ओके, डिफ्यूजन में क्या होता है ना कि अगर डिफ्यूजन की हम प्रोसेस इन जनरल देखें तो क्या होता है कि डिफ्यूजन में ना परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है डिफ्यूजन में। ओके, अगर मेम्ब्रेन नहीं है तब भी डिफ्यूजन हो सकता है। और मेनली किसका डिफ्यूजन होता है इनमें? गैस का। तो सम सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। ऑक्सीजन, वाटर एक्सेट्रा कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही क्या कर सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आ सकते हैं, मतलब सेल के अंदर जा सकते हैं, सेल से बाहर आ सकते हैं। These substances are of very small size, so they diffuse readily through the phospholipids layer of the plasma membrane. अब ये इनका साइज़ क्या होता है? जो डिफ्यूजन की प्रोसेस से जो सब्सटेंसेस एंट्री ले रहा है और एग्जिट हो रही है जिनकी, वो सब्सटेंसेस कैसे रहते हैं? वेरी स्मॉल, छोटे रहते हैं वो, ठीक है। तो वो जल्दी से डिफ्यूज़ होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से के बाहर आ जाते हैं। ओके, अब हमने देख लिया डिफ्यूजन क्या होता है। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ओके, डिफ्यूजन में क्या देखा था हमने कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थे वो एक्सचेंज हो रहे थे, मतलब गैसियस एक्सचेंज हो रहा था। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब जो वाटर है वो भी डिफ्यूजन का लॉ फॉलो करता है। The spontaneous movement of water molecule through a selectively permeable membrane is called osmosis. Okay? इधर क्या लिखा है कि जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है, वाटर अंदर जा रहा है या वाटर बाहर आ रहा है, तो उसको हम क्या टर्म देंगे? हम उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। ओके, अगर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर की एंट्री या वाटर की एग्जिट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है? गैस का मूवमेंट होता है और ऑस्मोसिस में किसका होता है? वाटर का होता है। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, दैट इज इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। ओके, अब क्या हुआ? हमने सेल को एक कुछ सॉल्यूशन में रख दिया, ठीक है, सेल को हमने सॉल्यूशन में रख दिया। अब जिस सॉल्यूशन में हमने सेल को रखा है वो सॉल्यूशन में क्या है? पानी बहुत ज़्यादा है, डाइल्यूटेड है ना, पानी बहुत ज़्यादा है और पानी का वो क्या है? डाइल्यूट है वो पानी, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है? ये सेल है और क्या हो रहा है? ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है? डाइल्यूट है और पानी भी इनमें ज़्यादा है। तो क्या होगा? जो वाटर का मूवमेंट होना वो इनसाइड द सेल होगा, क्योंकि जो सेल में पानी है, वाटर जो प्रेजेंट है वो कैसा है? कम है, ठीक है। पानी कैसा है? वाटर कैसा है? कम है, उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका लेवल कैसा है? कम है। ओके, तो सच अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है। ओके, ये सोल्यूशन है अपना, एक सेकेंड, कैसे? हाँ, ये हमारा क्या है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। ओके, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। अगर हम किसकी ना शुगर और वाटर की बात करें और हमने उसको मिक्स कर दिया तो वो सोल्यूशन बन गया, है ना। तो उसमें वाटर क्या है? वाटर है आपका सॉल्वेंट और जो शुगर आपने ऐड करी वो क्या है? आपका सोल्यूट, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बन गया है? सोल्यूशन मिल गया। क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया, है ना। अब ये जब सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है, अगर हम सिर्फ सोल्यूशन की बात करें आपको, तो ये इसका एग्जाम्पल जैसे कि शुगर मैंने बताया और इसका क्या बताया मैंने? वाटर, है ना। तो ये दोनों चीज़ मिलके, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बन गए? सॉल्यूशन बन गए। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इसमें वाटर कैसा है? यहाँ पे क्या लिखा है? वाटर डाइल्यूट है, ठीक है। इसमें वाटर क्या है? डाइल्यूट है ना। तो
सॉल्यूशन कैसा है, इसमें वाटर जो है मतलब सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है, और सोल्यूट कैसा है, सोल्यूट इसमें कम है, सोल्यूट इनमें क्या है, कम है। वाटर ज़्यादा है और सोल्यूट कम है, ठीक है। वाटर मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट मतलब हमने एग्जाम्पल लिया था शुगर, ओके। तो जब ऐसे सॉल्यूशन में हमने अगर सेल को रख दिया जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है और सोल्यूट कम है, तो वहाँ पे क्या है, पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना। तो उसमें क्या होता है, जब हम ऐसे सेल को अगर हम ऐसे जगह ऐसे मीडियम में रखते हैं जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वाटर हमेशा सेल के अंदर जाता है, ठीक है। पानी हमेशा किसके अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। और ऐसे सॉल्यूशन को जहाँ पे वाटर ज़्यादा है, वाटर का लेवल ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखिएगा हाइपोटोनिक, है ना। तो क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, और हमने इसमें सेल रख दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने सेल रखा, तो वाटर का मूवमेंट कैसा होगा, वाटर का मूवमेंट क्या होगा कि सेल के अंदर जो है वो वाटर एंट्री लेगा, ठीक है, सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्यूशन इज अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच डाइल्यूट सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आइसोटोनिक, एक होता है हाइपो, अनदर इज हाइपर, एंड जो इन दोनों के बीच का होता है उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक में क्या होता है, if the medium surrounding the cell is of exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the plasma membrane. Such a solution is called isotonic solution. अब जिस मीडियम में हमने सेल रखा है, जिस सॉल्यूशन में हमने सेल रखा है, अगर उस सॉल्यूशन में भी वाटर और सेल में वाटर में जो बैलेंस है वो इक्वल है, ठीक है, जो सॉल्यूशन में वाटर है वो भी ऑप्टिमम अमाउंट में है, और जो सेल के अंदर वाटर है वो भी ठीक लेवल पे, दोनों का जो वाटर कंसंट्रेशन है वो सेम है, सॉल्यूशन का भी वाटर कंसंट्रेशन सेम है और सेल के अंदर जो वाटर है उसका भी कंसंट्रेशन सेम है, तो वाटर का मूवमेंट कहीं पे भी नहीं होगा, ना वाटर सेल के अंदर जाएगा ना सेल से बाहर आएगा, ओके। तो हम ये क्या बोल रहे हैं, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड isotonic solution. If the medium has a lower concentration of water than the cell, that is if it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a concentrated solution is called hypertonic solution. अब क्या बोला हमने यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो solution है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है उसका कंसंट्रेशन कैसा होता है, लो, ओके, और जो सोल्यूट होता है उसका कंसंट्रेशन कैसा होता है, हाई, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन कैसा होता है, हाई होता है। तो ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे हो गया, हाई हो गया, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, वाटर के कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा हो गया, हाई, क्यों, क्योंकि इसमें सोल्यूट ज़्यादा है, ओके। इफ़ इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, मतलब इसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, ओके। तो सेल क्या करेगा, जब सेल को हमने ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल से वाटर जो है वो बाहर आएगा, किधर, सॉल्यूशन में, ओके, सेल से वाटर बाहर आएगा सॉल्यूशन में, और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को नाम देते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स जहाँ पे सॉल्यूशन का सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ओके, ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ऐसे सॉल्यूशन में अगर हमने सेल को रख दिया तो सेल क्या करेगा, सेल से जो पानी है वो बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है, वाटर विल मूव आउट फ्रॉम द सेल, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में कैसे डिफ्यूजन होता है, कैसे ऑस्मोसिस होता है, कैसे पार्टिकल्स या मटेरियल्स का
ट्रांसफ़र होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो सारी प्रोसेसेस हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। ओके, सेल वॉल, plant cells in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पहले सेल होती है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, उसके बाद किसकी कवरिंग होती है, सेल वॉल की, है ना। तो ये जो सेल है, सेल, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी, उसके बाद कवरिंग होगी आउटर मोस्ट कवरिंग, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ओके, प्लांट्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर। अब ये कैसी होती है, ये कहाँ मिलती है, प्लांट सेल्स में। ये किधर मिलती है, प्लांट सेल्स में भी मिलती है ये, एनिमल सेल्स में जो है सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सेल वॉल कहाँ मिलती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में। ओके, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। और ये सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके बारे में हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि सेल्यूलोज क्या होता है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और ये क्या करता है, ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप प्लांट्स को देखते हो ना, वो बिजली बारिश कितना भी आ जाए, बहुत मुश्किल से कोई पेड़ होता है तो वो गिरता है, नहीं तो वो स्ट्रॉम में भी खड़ा रहता है स्ट्रिक। तो वो कौन प्रोवाइड करता है, सेल्यूलोज, उनको स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, सेल्यूलोज। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage of contraction of the contents of the cell wall from the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. अगर जो living plants, जो सेल है, अगर वो पानी को बाहर निकालते हैं, loses water, ठीक है, अगर वो पानी का लॉस करते हैं, वाटर बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो सेल्स है ना, वो कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये जो रेड कलर की ये क्या है, सेल्स है ना। तो यहाँ पे सेल्स कैसी हो गई, श्रिंक हो गई। क्यों श्रिंक हो गई, क्योंकि इन्होंने वाटर लॉस किया। ठीक है, अपने वाटर को लूज़ करा, पानी जो सेल से था वो बाहर आ गया। तो ये सेल कैसी हो जाएगी, जब पानी बाहर आ चुका है तो सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना। तो वैसे ही जब प्लांट सेल्स जो हैं, सेल वॉल, जब वो वाटर को लूज़ करती हैं थ्रू ऑस्मोसिस, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस। ओके, अब हम एक बार देख लेते हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम। डिफ्यूजन जो है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है। इट अकर्स ओनली इन लिक्विड मीडियम। ओके, हमने जैसे देखा, हमने जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि डिफ्यूजन जो है वो गैशियस का भी हो सकता है, गैसेस का भी हो सकता है और वाटर का भी हो सकता है। बट ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ लिक्विड मीडियम का होता है। ओके, द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से हो सकते हैं, या तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस भी हो सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। सॉल्वेंट मतलब, अभी हमने बताया था, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड। ओके, लिक्विड या फ्लूइड आप बोल सकते हो, जो भी सॉल्यूशन में फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये भी हमने बात करी थी कि डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। अब ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। It is dependent upon the free energy of molecule of diffusing substances. Only presence of other substances in the system is of no importance. Okay, ये क्या होता है, ये dependent upon the free energy। अब जो molecule की free energy है ये उस पर dependent होता है ताकि वो कैसे diffuse कर सके। और यहाँ पे क्या है, though it is the diffusion of solvent molecules only, yet influenced by the presence of other substances in the system. अब यहाँ पे क्या बताया, जो डिफ्यूजन है, जैसे गैसेस का डिफ्यूजन है, अगर उसको डिफ्यूज़ होना है तो वो डिफ्यूज़ होता रहेगा, वो बाकी कौन है उसको कोई मतलब नहीं है ना। और वहीं पे जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा था, सोल्यूशन देखा था, है ना। अब वो सोल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे।
सॉल्यूशन किस पे है, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। मूवमेंट किसका होना है, फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट पूरा किस पे डिपेंडेंट रहेगा कि उसमें जो दूसरे पार्टिकल्स है, मतलब जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, उन पे वो पूरा डिपेंडेंट रहेगा, है ना। दो इट इज़ अ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, येट इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस। An equilibrium in the free energy of diffusion molecule is achieved in the system। अब जब डिफ्यूजन इक्विलिब्रियम है वो अचीव हो जाती है मॉलिक्यूल्स की कि हाँ सब जगह इक्वली, सब जगह डिफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ज़्यादा और तुम्हारे पास कम है, ऐसा नहीं है, पूरी जगह गैसेस का डिफ्यूजन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इन द फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज़ नेवर अचीव्ड। अब जो इक्विलिब्रियम ऑस्मोसिस में है वो क्या अचीव नहीं हो पाता है फ्री, ठीक है। कैसे कि सॉल्वेंट जो है वो अच्छे से ज़्यादा या कम मूव कर सकता है, हमेशा उसमें इक्विलिब्रियम नहीं होता कि जितना अंदर है उतना बाहर भी हो, ऐसा नहीं होता है। अंदर ज़्यादा हो सकता है या पानी का मूवमेंट ज़्यादा हो, अगर सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो अगर ज़्यादा है तो पानी एकदम पूरा की पूरा सेल के बाहर आ जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा, तो सेल में तो पानी बचेगा ही नहीं, है ना। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम तो हुआ ही नहीं यहाँ पे कि हमको दिख गया कि पानी जो सोल्यूशन में वो ज़्यादा हो गया और सेल में तो पानी बचा ही नहीं। तो ये क्या है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑस्मोसिस में हम अचीव नहीं कर सकते, बट हम डिफ्यूजन में अचीव कर सकते हैं। ओके तो इस वीडियो में हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को एक ही चीज़ है, वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। और हमने बात करी सेल वॉल की कि सेल वॉल कहाँ होते हैं, सेल वॉल होते हैं प्लांट्स में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोज़ फ्री, साथ ही साथ नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक